हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। भारत में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। कंजर्वेशन का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा खत्म होती जा रही है तो उसको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करके रखना, उसकी संख्या को बढ़ाना और फर्दर कम होने से उसको रोकना। ये वाला जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस में दे रखा है। क्लास 10th की ज्योग्राफी हम कवर कर रहे हैं। इसका पहला चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुका है हमारा, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। तो शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। देखो सिंपल सी बात है यार, फॉरेस्ट को बचाना क्यों जरूरी है, पहले तो आप यूँ समझ लो क्यों जरूरी है ना। अगर जस्ट इमेजिन अगर फॉरेस्ट नहीं हुए तो क्या होगा। फॉरेस्ट से आपको पता है हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले तो एक बेसिक चीज़ देख लेते हैं, फॉरेस्ट से हमें ऑक्सीजन मिलती है भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑक्सीजन। कैसे? फॉरेस्ट में प्लांट होते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ये CO2 को ले लेते हैं और O2 हमें देते हैं। और एक और काम हो रहा है, CO2 आपको पता है ग्रीन हाउस गैस है। अगर CO2 का लेवल एक लेवल से ज़्यादा बढ़ा इन्वायरमेंट में हमारी में, तो क्या होगा, अर्थ वार्म होने लग जाएगी, जिसको हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। ठीक है, तो मतलब यही नहीं है। तो हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें फॉरेस्ट से हमें रिसोर्सेस मिलते हैं बहुत सारे। रिसोर्सेस में आपके जड़ी बूटियाँ हो गई, फल फ्रूट्स हो गए, है ना, लकड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। फॉरेस्ट अगर होंगे तो फिर रेनफॉल में हेल्प होती है, आप सबको पता है। रेनफॉल भी उसी पर डिपेंड करती है, मतलब जिस एरिया में फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं वहाँ आपको पता है वो होता है ट्रांसपीरेशन के माध्यम से प्लांट्स में से वाटर वेपर बाहर निकलती है, जो क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो बरसात में भी फॉरेस्ट हेल्प करते हैं। क्या फॉरेस्ट होंगे तो वहाँ डेफिनेटली वाइल्ड लाइफ भी ज़्यादा होगी। अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो कहाँ पे जीव जंतु आएंगे। तो जीव जंतु भी वहीं ग्रो करते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बिकम एसेंशियल एज इट प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम लाइक वाटर, एयर एंड सॉइल। तो भैया फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचा के रखते हैं। इकोलॉजिकल मतलब इको सिस्टम जो होता है अपने आसपास, जहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग चीज़ें जो होती हैं उसका इंटरेक्शन जो होता है उसको हम इको सिस्टम बोलते हैं। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब फॉरेस्ट में आप देखो अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है। फॉरेस्ट अलग अलग तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हिमालयन फॉरेस्ट अलग हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट अलग होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलग होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट अलग होते हैं। और इन सभी तरह के फॉरेस्ट में अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो इसको प्रिजर्व करना है तो हमें फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना पड़ेगा। फॉरेस्ट खत्म तो हर प्रकार की डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, खत्म। लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी बना रहता है। अभी मैंने बताया था आपको रेनफॉल में हेल्प करते हैं। एयर में आपको बताइए ऑक्सीजन ये प्लांट हमें प्रोवाइड कराते हैं, CO2 को लेते हैं। फॉरेस्ट जहाँ पे होते हैं वहाँ सॉइल भी आपको पता है इरोड होने से बच जाती है। फॉरेस्ट जो है सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट जो है सॉइल के इरोजन को बचाते हैं, है ना। फॉरेस्ट जो है जहाँ पे ह्यूमस कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ ट्रीज होते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं भाई फॉरेस्ट जो है अपनी लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे पानी, एयर, सॉइल इसको प्रोटेक्ट करते हैं, इसको बचा के रखते हैं और डाइवर्सिटी भी वहाँ पे ज़्यादा रहती है। इट ऑल्सो प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पेसीज एंड ब्रीडिंग। फॉरेस्ट जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी बचाते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, देखो आपको पता है जो बायोडाइवर्सिटी होती है ना उसके कई टाइप्स होते हैं, उसमें से एक टाइप है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी का मैं सिंपल सा मतलब बता देता हूँ। पहले समझ लो कोई स्पीसीज का मतलब क्या है। स्पीसीज का मतलब है प्रजाति, हिंदी में तो प्रजाति बोलते हैं। स्पीसीज में दो चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो जो लुक सिमिलर मतलब देखने में एक जैसी लगे, जैसे आप डॉग देखो, कई सारे डॉग देख लो, सब देखने में एक जैसे लगते हैं। दूसरा इनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी हो, उसको हम बोलेंगे स्पीसीज। तो स्पीसीज की दो क्राइटेरिया आपको याद रखने हैं। नंबर एक तो सिमिलर दिखें, नंबर 2 रिप्रोडक्शन की इनमें कैपेसिटी हो, उसको स्पीसीज बोलते हैं। जैसे डॉग एक स्पीसीज हो गई, ह्यूमन एक स्पीसीज हो गई। ह्यूमन मतलब ह्यूमन की स्पीसीज का नाम है होमो सेपियंस, आपको पता ही होगा। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है एक ही स्पीसीज के अंदर अलग अलग तरह की वैरायटी पाए जाना, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब यार आप कहोगे एक ही के अंदर अलग अलग तरह के लोग कैसे पाए जाते हैं, जैसे आप ह्यूमंस को देखो, ह्यूमंस की स्पीसीज का नाम है होमो सेपियंस। तो यार आप अपने आसपास देखो, सभी जो लोग हैं आपसे अलग अलग देखने में मिलेंगे, सब में अंतर पाया जाएगा, कलर के आधार पर, हाइट के आधार पर, वेट के आधार पर, नाक नक्शे के आधार पर, जो आपका रूपरेखा है उसके आधार पर। तो ऐसा क्यों है, तो ये है हमारे जीन्स की वजह से। तो जीन्स की वजह से जो डाइवर्सिटी होती है प्लांट और एनिमल्स के अंदर, उसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। प्लांट्स में भी आपने देखा होगा कई तरह के रोज़ के प्लांट्स पाए जाते हैं, है ना, कई तरह के मैंगो के प्लांट्स पाए जाते हैं, कई तरह के राइस के प्लांट पाए जाते हैं, कई तरह के व्हीट के प्लांट पाए जाते हैं। तो ये कैसी डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो भाई साहब ये जो है इनको प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं फॉरेस्ट। फिशरीज
टू आर हैविली डिपेंडेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। अब मछली पालन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है किस पे, एक्वेटिक डाइवर्सिटी को अगर हम प्रिजर्व करेंगे तो मछली भी बनी रहेंगी। एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अब बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए या फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट है। एक तो सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आई थी सरकार 1972 में, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972। इसके एक साल बाद ही 1973 में, ध्यान रखना, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था सरकार ने, है ना, टाइगर्स को प्रिजर्व करने के लिए। दूसरा, सरकार ने क्या किया? बहुत सारे रिजर्व स्टैब्लिश किए। तीसरा क्या किया सरकार ने? कई सारी स्पेसीज को बचाने के लिए, स्पेसिफिक स्पेसीज को बचाने के लिए प्रोजेक्ट चला दिए ताकि उन स्पेसीज को बचाया जा सके। तो एक एक करके इन सबको देखते हैं। नंबर 1, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीव। तो जंगली जीवों को बचाने के लिए सरकार ने पहली बार कदम उठाया 1972 में, और इस कदम को हम बोलेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इस एक्ट को 1972 में इम्प्लीमेंट कर दिया, और इस एक्ट के तहत ऐसे प्रोविजंस किए गए, ऐसे प्रोविजंस मतलब प्रस्ताव किए गए ताकि जो वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब जैसे शेर है जंगल में रहता है तो वो क्या हो जाएगा? उसका हैबिटेट हो जाएगा। हैबिटेट मतलब निवास। तो ये जंगली जीव जिस एरिया में पाए जाते हैं उस एरिया को ही प्रोटेक्ट कर दो, हैबिटेट को ही प्रोटेक्ट कर दो। इस एक्ट के तहत इंडिया लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर एक लिस्ट तैयार की गई प्रोटेक्टेड स्पीसीज की, कि कौन कौन सी स्पीसीज इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड हैं। और जो स्पीसीज प्रोटेक्टेड होंगी तो सीधी सीधी बात है, उनकी हंटिंग नहीं कर सकते आप, उनमें उनका ट्रेड नहीं कर सकते। तो अंडर दिस एक्ट रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीसीज इज प्रोटेक्टेड बाय बैनिंग हंटिंग एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। तो ध्यान रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस किए गए। ऑल इंडिया लेवल पर प्रोटेक्टेड स्पीसीज की एक लिस्ट पब्लिश की गई। बची कुची जो स्पीसीज हैं उनमें जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने हंटिंग पर बैन लगा दिया, और जो ट्रेड है उस पर भी इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। अब इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं? देखो, एक होती है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो होती हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, उनका एक भी सिंगल ऑर्गेनिज्म अभी है अवेलेबल नहीं है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, राइट। डोडो बर्ड जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो अब सिर्फ किताबों में उनके बारे में पढ़ने को मिलता है। उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट, मतलब विलुप्त प्रजातियां। अब इंडेंजर्ड क्या होती है? ये वो स्पीसीज होती हैं जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं, ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया। इसलिए सरकार ज़्यादा फोकस करती है इंडेंजर्ड पर, क्योंकि इंडेंजर्ड को अगर बचाया नहीं गया तो फ्यूचर में ये क्या बन जाएंगी? एक्सटिंक्ट बन जाएंगी। अब देखो, एक्सटिंक्ट जो हुई उनका बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, तो सरकार किस पे ज़्यादा फोकस करती है? इंडेंजर्ड स्पीसीज पे ज़्यादा फोकस करती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को मॉडिफाई भी किया गया 1980 में और 1986 में, और इसमें छोटे छोटे क्रिएचर्स को ऐड कर दिया, जैसे बटरफ्लाइज, मॉथ, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई और अदर इंसेक्ट को इसमें कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी में ऐड कर लिया गया, और साथ के साथ में इसको प्रोटेक्टेड स्पीसीज में भी ऐड कर दिया है। अब देखो, ये यहाँ पे क्या है, जितने भी जीव है ना, बटरफ्लाई, मॉथ, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई, ये जो छोटे छोटे कीड़े हैं ना, कीड़े, अब इनको कीड़े कहेंगे हम, इनको क्यों ऐड कर लिया गया? इनको इसलिए ऐड किया गया, आपको पता होगा, साइंस आपने पढ़ी होगी, पॉलिनेशन आपने पढ़ा होगा। पॉलिनेशन में क्या होता है? प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स हैं एंथर से स्टिग्मा पे चले जाते हैं। अब वो किसके माध्यम से जाते हैं? तो उनको ले जाते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स, और उन पॉलिनेटिंग एजेंट्स में हमने पढ़ा था इंसेक्ट्स और जो वर्ड होते हैं ये भी इनको क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। तो सोचो, पॉलिनेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही फसल की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सरकार ने इनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब कदम उठाए, और इनको कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी में ऐड कर लिया, और प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट में ऐड कर लिया। ये इसलिए जरूरी है इकोलॉजिकल बैलेंस और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। 1991 में, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज और आपको ध्यान देनी, अभी तक तो सरकार किस पे फोकस कर रही है? सिर्फ एनिमल्स पर फोकस कर रही है। 1991 में पहली बार ऐसा हुआ था, प्लांट्स को भी प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट में ऐड किया गया था, और शुरू में 6 प्लांट को इसमें ऐड कर लिया गया था, राइट। दूसरा सरकार का मेजर है रिजर्व्स एस्टेब्लिश करना। रिजर्व मतलब एक बहुत बड़े एरिया को बोल देना कि भैया ये रिजर्व है, अब यहाँ पे आप बाकी सारी एक्टिविटीज नहीं कर सकते जो नॉर्मल एरियाज में करते हैं, और यहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, तो ये प्रोटेक्टेड एरिया, उसको हम रिजर्व बोल देंगे। तो इसलिए सरकार क्या करी? तो बायोडाइवर्सिटी को सरकार ने प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारे कदम उठाए, जैसे नेशनल पार्क्स बना दिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी, वर्ल्ड सेंचुरीज बना दी, बायोस्फीयर रिजर्व कर दिया। और यहाँ पर ये कह रहे हैं यार, हम एक स्पीसीज पे फोकस ना करके पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी को ही प्रोटेक्ट करेंगे।
सिंपल सी बात है, आप बहुत सारे एरिया को, कई किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, उसको जब आप प्रोटेक्ट करोगे तो उसके अंदर जितनी भी स्पीसीज है आप सबको प्रोटेक्ट करोगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम को हम प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। तीसरा, सरकार ने स्पेसिफिक एनिमल्स को बचाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट चलाए, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स को प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे जो बहुत ज़्यादा खतरे में, जो मतलब ग्रेवली थ्रेटर्ड है, मतलब बुरी तरह से उनको मतलब खतरा है, अगर इनको बचाया नहीं गया तो फ्यूचर में खत्म ही हो जाएंगे। तो सरकार ने कौन कौन से स्पेसिफिक एनिमल्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट चलाए, जैसे एक तो टाइगर को बचाने के लिए, वन हॉर्न राइनो को बचाने के लिए, है ना, और कश्मीर स्टैग या हंगुल को बचाने के लिए, 3 प्रकार के क्रोकोडाइल्स, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल, इनको बचाने के लिए मतलब सरकार ने स्पेशल स्टेप्स लिए। एशियाटिक लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने स्पेसिफिक स्टेप्स लिए। अभी अभी आपको देखने को मिलेगा इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बर्थ चिंकारा और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावन जिसको हम बोलते हैं, स्नो लेपर्ड, इन सबको बचाने के लिए भी सरकार ने स्पेशल स्टेप्स लिए हैं और इनकी हंटिंग और ट्रेड नहीं कर सकते पूरे भारत में, इनको क्या कर दिया है, बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो इनको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। अब लास्ट में छोटा सा एक टॉपिक और दे रखा है, प्रोजेक्ट टाइगर, जो 1973 में आया था। कब आया था? 1973। नाम से ही पता चल रहा है यार, प्रोजेक्ट टाइगर, हम टाइगर्स को बचाने की बात करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1973 में लॉन्च किया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आने के 1 साल बाद। ये कह रहे हैं 1973 में टाइगर्स की संख्या 1827 रह जाती है, जो 55,000 हुआ करती थी जैसे ये सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, 19th वाली मतलब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी। मतलब पॉपुलेशन घट गए 1973 में 55,000 से कितनी रह जाती है, 1827, जो 1900 के आसपास कैसा एस्टिमेट किया जा रहा था कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, 55,000 के समथिंग। तो जब पॉपुलेशन इतनी बुरी तरीके से गिर रही है, सोचो 55,000 में से घट गए 1827 रह गए, तो अगर इनको नहीं बचाया गया तो टाइगर क्या हो जाएगा भैया, फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो सरकार ने कहा कि नहीं भाई, इसको बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, फूड चेन को तभी हम मेंटेन कर सकते हैं। तो क्यों टाइगर्स खत्म होते जा रहे हैं, रीजन क्या है, ऐसा क्या मतलब रीजन है जिसकी वजह से टाइगर्स की पॉपुलेशन कम होती जा रही है? एक तो पोचिंग होती है ट्रेड करने के लिए। पोचिंग का मतलब है इलीगली इनको टाइगर्स को मार देते हैं, फिर इनके दांत, इसकी खाल, स्किन और हड्डियाँ सबको बेचते हैं। श्रिंकिंग हैबिटेट, पहले इतने बड़े एरिया में मान लो टाइगर्स रहते थे, अब क्या हो रहा है, यहाँ जंगलों को काट दिया और यहाँ पे खेती करने लगे, है ना, घर बना दिए, बीच में से रोड गुजार दिया, तो हैबिटेट जो है, इनका निवास जो है, ये इनका छोटा होता जा रहा है। साथ के साथ में डिप्लीशन ऑफ द प्रे बेस स्पीसीज, मतलब टाइगर्स को आपको पता है इनको खाने के लिए कुछ ना कुछ स्पीसीज चाहिए, शिकार चाहिए, प्रे चाहिए। अब वो शिकार इनका खत्म होता जा रहा है, जैसे मान लो उनके लिए डियर चाहिए, हिरन चाहिए, वो खत्म होते जा रहे हैं। तो नीचे की स्पीसीज को भी तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। नीचे की स्पीसीज के लिए घास फूस होना चाहिए, ट्रीज होने चाहिए। अब ट्रीज को तुम काट दो तो ट्रीज कट जाएंगे, घास फूस नहीं रहेगी तो जो बेस स्पीसीज है वो खत्म हो जाएंगे, और वो खत्म हो जाएंगे तो ये भी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, सबसे बड़ा रीजन है भैया, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या है, फॉरेस्ट भी कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से पोचिंग भी बढ़ रही है, इलीगल एक्टिविटीज भी बढ़ रही है। इन सब चीज़ों की वजह से टाइगर्स की संख्या क्या है, खत्म हो रही है, या ये बहुत बड़ा थ्रेट है टाइगर्स के लिए। ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स एंड यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन स्पेशली इन एशियन कंट्रीज लेफ्ट टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अब देखो, टाइगर्स की जो स्किन है इसका ट्रेड होता है, इसकी बोन्स का यूज होता है, ट्रेडिशनल जो मेडिसिन तैयार की जाती हैं, आयुर्वेद और अलग तरह की मेडिसिन तैयार की जाती हैं, स्पेशली एशियन कंट्रीज में, जैसे चाइना, इंडिया, आसपास के जो देश हैं। इन चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, टाइगर्स जो हैं ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब खत्म होने की कगार पर हैं, विलुप्त होने की कगार पर हैं। इंडिया और नेपाल मतलब देखने को मिलेगा, पूरी दुनिया में जितने भी अब बचे कुछ टाइगर हैं उनका 2/3 पॉपुलेशन इंडिया और नेपाल में रहती है। मतलब 66% से ज़्यादा टाइगर आज की डेट में इंडिया और नेपाल में हैं। और दोनों देश जो हैं प्राइम टारगेट हैं पोचिंग और इलीगल ट्रेडिंग का। पोचिंग का मतलब यहाँ पे इलीगल तरीके से इनकी हंटिंग की जाती है और इनके पार्ट्स की, बॉडी पार्ट्स की ट्रेड किया जाता है दोनों ही देशों में। तो इसको प्रोटेक्ट करने की सरकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए ये स्पेशल प्रोजेक्ट चलाया गया। अब भारत में कौन कौन से मेजर टाइगर रिजर्व हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे पार्क हैं जहाँ पर टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के प्रयास किए गए। तो देखो, उत्तराखंड में है कॉर्बेट नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल में है सुंदरबंस नेशनल पार्क, राजस्थान में है सरिस्का नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आसाम में है मानस टाइगर रिजर्व और केरला में है पेरियार टाइगर रिजर्व। यहाँ पर मैप के थ्रू भी आप देख सकते हो। तो पहला कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पर ये उत्तराखंड हो गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। बांधवगढ़ आपको पता है मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़, और वेस्ट बंगाल ये रहा आपका वेस्ट बंगाल में सुंदरबन यहाँ पे, है ना।
वेस्ट बंगाल में कौन सा हो जाएगा, सुंदरबन हो जाएगा। सरिस्का राजस्थान, ये हो गया आपका सरिस्का राजस्थान। आसाम में ये वाला एरिया आसाम है। आसाम में एक और है काजीरंगा, ये भी ध्यान रखना है ना। और केरल में पेरियार ये हैं, और इसके अलावा और भी दे रखे हैं, तो आप तो जो दे रखे हैं इनको मैप में एक बार लिख लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा फिनिश हुआ। सो थैंक यू सो मच। और एक रिक्वेस्ट मेरी, अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें। धन्यवाद।